यूपी में शुद्ध के लिए योगी का युद्ध हो गया है और शुद्धिकरण के इस काम में योगी नेता, मंत्री, विधायक, पुलिस के साथ साथ पूरे सिस्टम को लगा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी के 4 जगहों पर बड़ा एक्शन हुआ। संभल, अमरोहा, झांसी, लखनऊ शुद्धिकरण का यहां काम हुआ है। 27 से पहले योगी कैसे यूपी में शुद्धिकरण करवा रहे हैं, योगी के दिमाग में यूपी को लेकर क्या नया प्लान बना है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में जो पत्थर पुलिस पर चले, पुलिस ने इन्हीं पत्थरों से चौकी खड़ी कर दी। हिंसा वाले पत्थरों का शुद्धिकरण हो गया। संभल में हवन हो गया है। यह शुद्धिकरण का पहला तरीका है। ये यूपी का अमरोहा है, जहां ये बांग्लादेशी खातून 2 महीने से अवैध तरीके से रह रही थी। पुलिस ने इस बांग्लादेशी कपल को गिरफ्तार कर लिया है। ये शुद्धिकरण का दूसरा तरीका है। लखनऊ में रोहिंग्याओं को पकड़ा जा रहा है, कागज चेक किए जा रहे हैं। पुलिस और विधायक बस्ती बस्ती, झुग्गी झुग्गी घूम रहे हैं। ये शुद्धिकरण का तीसरा तरीका है। तुम आसाम के हो तो हम तुमको न भगा रहे हैं न तुम्हें दोषी ठहरा रहे हैं। हम सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स जांच कीजिए, वही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि हम के लिए भी अच्छी बात है ये। ऐसा तो है नहीं कि हमने तुम्हारा कागज देखा, तुम्हारा कागज है, उसके बावजूद भी तुम्हें उठा के हमने भेज दिया। झांसी में सपा विधायक के घर पर 11 नोटिस चिपक गए हैं। पुलिस दरवाजे तक पहुंच गई है। करीब 21 करोड़ की कुर्की होनी है। यह शुद्धिकरण का चौथा सैंपल है। सत्ताईस से पहले यूपी में सिर्फ एसआईआर से वोटिंग लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। यूपी में ग्राउंड पर भी सफाई और शुद्धिकरण किया जा रहा है। योगी की पुलिस और यूपी का पूरा सिस्टम इसी काम पर लगा हुआ है। लखनऊ से संभल और अमरोहा से झांसी तक अलग अलग तरीकों से काम हो रहा है। संभल के जिस दीपा सराय में पुलिस कभी जाने से पहले सोचती थी, अब उसी गली में, उसी इलाके में, उसी दीपा सराय के नाम पर पुलिस ने नई चौकी खोल ली है। और इस चौकी का निर्माण उन्हीं पत्थरों से हुआ है जो पत्थर 24 नवंबर 2024 की हिंसा में पुलिस पर फेंके गए थे। संभल के दीपा सराय में इस चौकी की जरूरत पुलिस को सालों से थी, लेकिन जब भी पुलिस इस इलाके में चौकी का प्लान बनाती, उससे पहले ही साजिश शुरू हो जाती। ये मुल्ला अरशद है। इसे संभल में सांप बाज मुल्ला भी कहते हैं, क्योंकि जब भी संभल के दीपा सराय में पुलिस चौकी का प्लान बनाती, ये पुलिस को डराने और भगाने के लिए सांप छोड़ देता था। मुल्ला अरशद ने इस बार भी वही किया, लेकिन योगी राज में इस सांप बाज का इलाज हो गया। मुल्ला अरशद दीपा सराय इलाके का दुर्दांत अपराधी है। 2022 में उसने पुलिस चौकी के निर्माण को रोकने के लिए सांप छोड़ा था। 2024 की हिंसा के बाद पुलिस ने इस सांपबाज को गिरफ्तार कर लिया था। मुल्ला अरशद पर 25 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। मुल्ला अरशद पर हत्या, मादक पदार्थ तस्करी, सरकारी कार्य में बाधा, दंगे और भय पैदा करना जैसे केस दर्ज हैं। संभल में जहां हवन हुआ, जहां मंत्रोच्चार हुआ, जहां पुलिस चौकी का निर्माण हुआ, जहां दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ, पुलिस फाइल के मुताबिक इस दीपा सराय इलाके की पहचान हिंसा, साजिश, हिस्ट्री शीटर और अपराधियों से होती है। इसे संभल का सबसे सेंसिटिव इलाका भी माना जाता है। दीपा सराय में 90% से ज्यादा मुसलमान हैं। ये सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का गढ़ है और संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा भी इसी इलाके का रहने वाला है। लेकिन योगी ने इस इलाके का शुद्धिकरण करके पहचान बदल दी है। दीपा सराय में जिस पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ, यहां से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर 100 मीटर की दूरी पर है। चौकी की दूसरी तरफ शारिक साठा का घर है, जिसकी दूरी भी 100 मीटर पर है।
दीपा सराय चौकी का निर्माण 4 मार्च 2025 को शुरू हुआ था। चौकी के निर्माण में 9 महीने 13 दिन का समय लगा है। इस चौकी की पहली ईंट मुस्लिम बच्ची इनाया के हाथों से रखवाई गई थी और अब इस चौकी में काम चालू हो गया है। दीपा सराय में 1000 स्क्वायर फीट में 2 मंजिला चौकी का निर्माण हुआ है। दीपा सराय की इस पुलिस चौकी में एक खास कंट्रोल रूम बनाया गया है। पूरी चौकी सीसीटीवी कैमरों से लैस है। इस पुलिस चौकी पर 24 घंटे और 7 दिन पुलिस की तैनाती रहेगी ताकि पूरे इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। योगी के यूपी शुद्धिकरण से सबसे ज्यादा दिक्कत इस वक्त यूपी में घुसपैठियों को हो रही है। ये बांग्लादेशी खातून रीना बेगम है जो पिछले 2 साल से बिना पुलिस को जानकारी दिए और बिना किसी वीजा के अवैध रूप से यूपी में रह रही थी। बांग्लादेशी खातून यूपी पुलिस के शिकंजे में कैसे फंसी, अब वो समझ लीजिए। सबसे বেশি কষ্ট লাগছে আমার মাকে দেখে যাচ্ছি তাই দেখো। ये रीना बेगम का वो वीडियो है जो उसने बांग्लादेश छोड़ते वक्त अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया था। अब जो वीडियो पर लिखा है उस पर भी गौर कीजिए, बांग्लादेश टू और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद रीना बेगम ने फ्लाइट के अंदर से एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें बाय बाय बांग्लादेश लिखा। बाय बाय बांग्लादेश, চলে যাচ্ছি বাংলাদেশে। যাওয়ার রাস্তাটা 6 ঘন্টা, আসার রাস্তাটা কত বছরের এটা কেউ জানে না। इसी के बाद रीना बेगम जांच एजेंसियों की रडार पर आ गई थी और रीना बेगम की तलाश यूपी के अमरोहा में खत्म हुई। मोहम्मद राशिद करीब 10 साल पहले काम की तलाश में सऊदी अरब गया था जहां वो एक अस्पताल में नौकरी करने लगा। 7 साल पहले अस्पताल में ही उसकी बांग्लादेशी रीना बेगम से मुलाकात हुई। 6 साल पहले राशिद ने रीना को अपनी दूसरी बेगम बना लिया। इसके बाद ये दोनों दंपत्ति सऊदी अरब में रहते थे। मार्च 2025 में रीना बेगम बांग्लादेश आई और राशिद भी बांग्लादेश पहुंच गया। तब ये दोनों टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंचे और 9 अक्टूबर को ये दोनों महेंद्रनगर से बनबसा होते हुए भारत में प्रवेश कर गए, जबकि इनके पास कोई वीजा या कानूनी कागज नहीं था। और जब यूपी में अवैध घुसपैठियों की तलाश शुरू हुई तो रीना बेगम का इनपुट पुलिस को मिल गया। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि मोहल्ला कटरा कस्बा धनौरा निवासी राशिद अली पुत्र मुन्नी खान उम्र करीब 40 वर्ष के घर पर एक बांग्लादेशी महिला रह रही है। जांच की गई तो मालूम चला कि उक्त महिला रीना बेगम पुत्री सुलेमान मियां उम्र करीब 28 वर्ष बांग्लादेश की नागरिक है जिसके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट भी मिला। यूपी में शुद्धिकरण का काम फुल स्पीड में चल रहा है और इसके लिए पुलिस, नेता और प्रशासन सब लोग लगे हुए हैं। एक तरफ चुनाव आयोग SIR से वोटिंग लिस्ट को शुद्ध कर रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस झुग्गियों में जाकर घुसपैठियों को पकड़ रही है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च लगातार जारी है। हम लखनऊ के फैजुल्लागंज इलाके मौजूद हैं जहां पर झुग्गी झोपड़ियों पर पुलिस की टीम पहुंची है। विधायक नीरज बोरा भी पहुंचे हैं और उसके बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि जहां रहने वाले जो लोग हैं उनके कार्ड में सन ऑफ, वाइफ ऑफ या कोई और चीज क्यों नहीं लिखी है, सिर्फ और सिर्फ केयर ऑफ लिखा हुआ है और सबका जो आधार कार्ड है वो असम बरबेटा का है। लखनऊ में बीजेपी विधायक नीरज बोरा ने लखनऊ पुलिस के साथ झुग्गी बस्तियों में सर्च ऑपरेशन चलाया और इस दौरान यूपी पुलिस को एक हैरान करने वाली जानकारी मिली। हाँ, ये एनआरसी है, एक ही फैमिली, ये एक्सेप्ट रिजेक्ट 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 एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। बिल्कुल ठीक बात है। तो यही एक बात संदिग्ध है और जांच का विषय। यहाँ पे भी केयर ऑफ हाँ, सब केयर ऑफ, सब वाइफ ऑफ, सन ऑफ, सब पर बरबेटा, मतलब कोई वहाँ पर ठेकेदार है जो ये काम कराता है। झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के पास जो आधार कार्ड मिल रहा है इसमें सन ऑफ या डॉटर ऑफ नहीं लिखा है बल्कि ज्यादातर कार्ड में केयर ऑफ लिखा हुआ है और करीब करीब ये पैटर्न हर आधार कार्ड में नजर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस इन आधार कार्ड को चेक करवा रही है क्योंकि आधार कार्ड में ये पैटर्न अवैध घुसपैठ का भी हो सकता है। आपसे जानना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टिगेशन में आप लोग को फाइंडिंग्स मिल रही है वो इशारा क्या करती है, वो अलार्मिंग क्यों है? इन्वेस्टिगेशन के क्रम में हम लोग
एनआरसी, आधार कार्ड और अन्य जरूरी कागजात की चेक करते हैं। गहनता से जांच की जाती है इसकी। अगर इनवैलिड पाया जाता है तो उसके रीजन पूछे जाते हैं, क्या कारण है। जैसे मान लीजिए ये इनका एनआरसी है, तो अप्रोक्स कोई भी आप एनआरसी ले लीजिए, लगभग 10 लोगों का एक वो बना कि एक परिवार में 10 लोग रह रहे हैं। ये बस सोचने वाली बात है कि हर परिवार में 10 लोग ही क्यों हैं, कुछ कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे। जैसे कि एक एनआरसी देखिए, इसमें 4 लोगों का रिजेक्टेड है इसमें 4 लोगों का। तो हम इन 4 लोगों के बारे में पूछताछ करते हैं कि ये 4 लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं। अगर इनके पास एनआरसी नहीं हो तो इसका मतलब कि ये भारत के नागरिक नहीं है, असम के नागरिक नहीं है। यूपी में शुद्धिकरण के लिए पुलिस सिर्फ अवैध घुसपैठियों पर शिकंजा नहीं कस रही है, यूपी में पुलिस ने कुर्की वाला काम भी शुरू कर दिया है और नंबर लगा है सपा के पूर्व विधायक और अखिलेश के करीबी दीप नारायण सिंह यादव का। यूपी पुलिस ने झांसी में पूर्व सपा विधायक के घर पर 11 नोटिस चिपका दिए हैं। दीप नारायण यादव की करीब 21 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। दीप नारायण यादव बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। दीप नारायण यादव ने राजनीति की शुरुआत मुलायम सिंह यादव के सानिध्य में की और धीरे धीरे वो अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाने लगे। सपा सरकार में बुंदेलखंड में खनन कारोबार में दीप नारायण का सिक्का चलता था। खनन के पट्टे से लेकर बालू सप्लाई तक का काम दीप नारायण के इशारे पर ही होता था। 1996 में दीप नारायण यादव को लोहिया वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 1998 में मध्य प्रदेश के निवाड़ी सीट से दीप नारायण यादव ने चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2007 में पहली बार यूपी के गौरठा विधानसभा से विधायक बने। 2012 में दोबारा गौरठा विधानसभा से जीत हासिल की। अरबों की संपत्ति के मालिक बने दीप नारायण यादव समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर भी बताए जाते हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो बुंदेलखंड में दीप नारायण यादव को मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। लेकिन योगी अब सियासत और क्राइम का ये गठजोड़ भी तोड़ रहे हैं, सियासत को शुद्ध कर रहे हैं। दीप नारायण सिंह यादव पर इस वक्त 65 मुकदमे दर्ज हैं। योगी राज में दीप नारायण जेल की हवा खा चुके हैं और अभी फरार चल रहे हैं। इसलिए योगी का सिस्टम अब उनकी काली कमाई के शुद्धिकरण में लग गया है।